अगर ट्रेन नहीं होती तो हम दिल्ली से चेन्नई कैसे पहुंचते? हम्म, पर क्या तुम्हें पता है ट्रेन तो सिर्फ लगभग 150 साल पहले स्टार्ट हुई थी और बसेस तो उसके कुछ डिकेड्स के बाद आई हैं। अच्छा, तो पहले के लोग कहाँ रहते थे? क्या वो हमेशा एक जगह रहते थे? नहीं नहीं, पुराने जमाने के लोग जो लगभग 2 मिलियन साल पहले रहते थे उन्हें हम हंटर गैदरर्स कहते हैं। वैसे इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में डिटेल में डिस्कस किया था। हंटर गैदरर्स वो लोग थे जो अपना खाना ढूंढने के लिए जंगल में एनिमल्स का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स और नट्स कलेक्ट करते थे। अब उनके मूव करने के कई रीज़न थे, जैसे टू सर्च फॉर फूड। अगर वो एक ही जगह ज़्यादा टाइम तक रुकते तो वहाँ के रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स और एनिमल्स ख़त्म हो जाते, तब उन्हें नए जगह जाके खाना ढूंढना पड़ता था। फिर है चेजिंग एन एनिमल। जानवर भी देखिए हमेशा एक जगह नहीं रहते, जैसे डियर और वाइल्ड कैटल जो घास और लीव्स ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जाते थे। तो जो हंटर गैदर्स थे उन्हें उनके पीछे जाना पड़ता था। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द सीजन। सभी पेड़ और प्लांट्स एक ही समय पर फल नहीं देते, इसलिए लोग अलग अलग मौसमों के हिसाब से जगह बदलते थे ताकि उन्हें नए और तरह तरह के प्लांट्स के फ्रूट्स मिल सके। फिर है नीड फॉर वाटर। पानी तो सबको चाहिए है ना। रिवर्स और लेक्स कुछ जगह पेरेनियल होते हैं, मतलब साल भर उनमें पानी होता है। लेकिन कुछ रिवर्स और लेक्स सिर्फ सीजनल होते हैं। जब ड्राई सीजन आता था तो लोग पानी के लिए दूसरी जगह मूव करते थे। इसके बारे में हमें आर्कियोलॉजिस्ट से पता चलता है ना दी। जी, इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में डिटेल में डिस्कस किया था। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने हंटर गैदरर्स के बारे में काफ़ी सारी डिस्कवरीज की हैं। इन्होंने उनके बनाए और यूज़ किए हुए टूल्स को ढूंढा जो ज़्यादातर स्टोन, वुड और बोन के बने होते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोन टूल्स ने सरवाइव किया क्योंकि ये काफ़ी सॉलिड और ड्यूरेबल होते हैं। अब स्टोन टूल्स का यूज़ काफ़ी अलग अलग कामों के लिए होता था, जैसे मीट और बोन्स को कट करने के लिए, पेड़ों के बार्क और एनिमल स्किन को स्क्रैप करने के लिए, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए, और कुछ टूल्स को बोन और वुड के हैंडल्स के साथ अटैच करके स्पेयर्स और एरोज बनाए जाते थे जो हंटिंग के लिए यूज़ होते थे। कुछ टूल्स वुड चॉप करने के लिए भी यूज़ होते थे जो फायरवुड और हट्स बनाने के काम आता था। अब जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के रिमेन्स मिलते हैं उन जगहों को साइट्स कहते हैं। साइट्स ज़मीन के सरफेस पर भी हो सकती हैं, ज़मीन के नीचे भी और कभी कभी पानी के नीचे भी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं भीमबेटका केव्स जो कि है मध्य प्रदेश में। ये एक ऐसी साइट है जहाँ नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर मिले हैं। ये रॉक शेल्टर्स हंटर गैदरर्स के लिए नेचुरल घर की तरह थे। यहाँ उन्होंने बारिश, धूप और हवा से बचने के लिए शेल्टर लिया होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भीमबेटका की वॉल्स पर पेंटिंग्स भी हैं। इन पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स जैसे डियर, एलिफेंट्स और भी क्रिएचर्स दिखते हैं। ये पेंटिंग्स दिखाती हैं कि पुराने लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते थे और अपने इमोशंस को क्रिएटिविटी के ज़रिए कैसे दिखाते थे। ऑल्सो आंध्र प्रदेश के कुरनूल केव्स में आर्कियोलॉजिस्ट को ऐश के ट्रेसेस मिले हैं जो दिखाता है कि लोग फायर का यूज़ करते थे। फायर उन्हें लाइट प्रोवाइड करता था, मीट रोस्ट करने में हेल्प करता था और डेंजरस एनिमल्स को दूर रखने के काम आता था। दी, हम इन टाइम को डिफाइन कैसे करते हैं? हम इन्हें 3 डिफरेंट नेम से डिफाइन करते हैं। इन्हें डिफाइन किया गया ताकि हमें पुराने लोगों के जीवन और डेवलपमेंट के बारे में और ज़्यादा समझ आए। सबसे पहला पीरियड है पैलियोलिथिक। ये नाम 2 ग्रीक वर्ड से आया है। पैलियो जिसका मतलब है ओल्ड और लिथोस जिसका मतलब है स्टोन। इसका मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज। इस पीरियड में स्टोन टूल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और इसी वजह से इस टाइम को ये नाम दिया गया। पैलियोलिथिक पीरियड लगभग 2 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 12,000 साल पहले तक चला। ये टाइम इतना लंबा था कि इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। ये टाइम ह्यूमन हिस्ट्री का 99% हिस्सा कवर करता है। फिर आया मेसोलिथिक पीरियड।
जो शुरू हुआ लगभग 12,000 साल पहले और 10,000 साल पहले तक चला। इस पीरियड में इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगे थे, जैसे क्लाइमेट चेंज और नए प्लांट्स और एनिमल्स का डेवलपमेंट। मेसोलिथिक पीरियड की खास बात थी माइक्रोलिथ्स, छोटे और शार्प स्टोन टूल्स। इन टूल्स को वुड के हैंडल्स पर लगाकर सॉज और सिकल्स जैसे काम के टूल्स बनाए जाते थे, लेकिन पुराने बड़े टूल्स भी इस टाइम में यूज होते थे। इसके बाद शुरू होता है नियोलिथिक पीरियड, जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ। नियोलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज। इस पीरियड में लोग फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन जैसे नए काम करना शुरू करते हैं, जो एक नई तरह की लाइफ की शुरुआत थी। दीदी, आपने कहा 12,000 साल पहले क्लाइमेट में काफी बड़े चेंजेस आए थे। बिल्कुल सही सुना रशीदा। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया का क्लाइमेट थोड़ा वार्म होने लगा था। वार्म कंडीशंस की वजह से काफ़ी जगहों पर ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे और जैसे जैसे ग्रासलैंड्स बढ़े, वहाँ रहने वाले एनिमल्स जैसे डियर, एंटीलॉप, गोट, शीप और कैटल की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। फिर फार्मिंग और हर्डिंग भी होने लगी। देखो, हुआ क्या कि उस वक्त नेचुरली ग्रेन्स जैसे व्हीट, बार्ले और राइस अलग अलग एरियाज में ग्रो होते थे। लोग इन ग्रेन्स को फूड के लिए कलेक्ट करते थे और धीरे धीरे समझने लगे कि ये ग्रेन्स कहाँ ग्रो करते हैं और कब राइपन होते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लोगों ने सोचा कि अगर हम ये ग्रेन्स खुद ग्रो करें तो ज़्यादा फूड मिलेगा, और इसी थॉट से फार्मिंग की शुरुआत हुई। अब फार्मिंग साथ लोगों ने एनिमल्स को भी टेम करना स्टार्ट किया। एनिमल्स टेम करना भी एक प्रोसेस था। सबसे पहले लोग अपने शेल्टर के पास फूड रखने लगे, जिसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स उनके पास आने लगे और सबसे पहले वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग टेम हुआ। लोगों ने धीरे धीरे जेंटल एनिमल्स जैसे शीप, गोट, कैटल और पिग को भी अट्रैक्ट करना शुरू किया। ये एनिमल्स हर्ड में रहते थे और ग्रास खाते थे, इसी वजह से इन्हें हैंडल करना थोड़ा इजी था। लोग इनको अपने शेल्टर के पास रखते और वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से प्रोटेक्ट करते थे। धीरे धीरे ये एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बन गए और लोग हर्डर्स बन गए। ये डोमेस्टिकेशन क्या होता है दी? डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग प्लांट्स और एनिमल्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेम और ग्रो करते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स वाइल्ड से अलग होने लगे। लोग उन प्लांट्स को सेलेक्ट करते जो डिजीज़ से रेजिस्टेंट होते, ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करते और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वाले होते। इन प्लांट्स के सीड्स को संभाल कर अगले साल वापस बोया जाता था, ताकि न्यू प्लांट्स में वही क्वालिटीज़ आएँ। एनिमल्स में जेंटल और फ्रेंडली स्पीशीज़ को चूज़ करके टेम किया जाता था। धीरे धीरे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स से अलग हो गए। वाइल्ड एनिमल्स के टीथ और हॉर्न्स बड़े और शार्प होते थे, लेकिन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के छोटे और मैनेजेबल होते थे। ये प्रोसेस लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ। सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड प्लांट व्हीट और बार्ले थे और एनिमल्स में शीप और गोट। आज जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो इसी डोमेस्टिकेशन प्रोसेस का रिजल्ट है। तब तो दीदी उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे ना? हाँ, जब लोगों ने प्लांट्स उगाना शुरू किया तो उन्हें एक जगह लंबे समय तक रहना पड़ता था। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए देखभाल करनी पड़ती थी, जैसे पानी देना, वीड्स हटाना और एनिमल्स और बर्ड्स को दूर रखना, जब तक ग्रेन्स पक ना जाए। ग्रेन्स राइपन होने के बाद लोग उन्हें केयरफुली स्टोर करते थे, ताकि फूड और नेक्स्ट सीजन के सीड्स के लिए यूज़ किया जा सके। स्टोरेज के लिए लोग बड़े क्ले पॉट्स बनाते, बास्केट वीव करते और ज़मीन में पिट्स खोदते। और सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी एक इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स बन गए। एनिमल्स नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उनका ध्यान रखा जाए तो ये मिल्क और मीट प्रोवाइड करते हैं। एनिमल एक स्टोर की तरह काम करते थे और उनसे वूल, लेदर और ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता था। पर दीदी, आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब इतना डिटेल में कैसे पता चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट ने उन जगह को स्टडी किया जहां फार्मिंग और हर्डिंग के ट्रेसेस मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को बर्न्ड ग्रेन्स मिलते हैं जो एक्सीडेंटली या डेलिबरेटली जल गए होते हैं। इन ग्रेन्स का एनालिसिस करके साइंटिस्ट समझते हैं कि कौन से क्रॉप उगाए जाते थे। एनिमल बोन का स्टडी करके ये पता चलता है कि कौन से एनिमल्स को टेम किया गया था। अब ऐसे ही उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स मिले हैं, जैसे बुरसा होम जो कश्मीर में है। यहाँ से पिट हाउसेस मिले हैं जो ज़मीन में खोद कर बनाए जाते थे। इन पिट हाउसेस के अंदर और बाहर कुकिंग हर्ट्स मिले हैं जो वेदर के हिसाब से कुकिंग के लिए यूज़ होते थे। फिर है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है।
ये साइट फार्मिंग और हर्डिंग की सबसे पुरानी जगहों में से एक है। यहाँ वीट और बार्ले के ग्रेन्स और एनिमल्स जैसे शीप और गोट के रिमेन्स मिले हैं। फिर बिहार में है चिरंद, यहाँ पॉलिश टूल्स और एनिमल बोन्स मिले हैं जो फार्मिंग और हर्डिंग के प्रूफ हैं। फिर कोलदेवा और महागढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से राइस कल्टीवेशन के सबसे पुराने ट्रेसेस मिले हैं। फिर दार्जिलिंग हर्डिंग जो असम में है, यहाँ स्टोन टूल्स और किचन रिलेटेड आइटम्स मिले हैं जो फार्मिंग और डेली लाइफ के बारे में इंसाइट देते हैं। देन हल्लूर जो कि कर्नाटका में है और पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है, ये दोनों साइट साउथ में है जहाँ मिलेट और पल्सेस उगाई जाती थी। ये सब एविडेंस हमें बताते हैं कि कैसे अर्ली ह्यूमंस ने फार्मिंग और हर्डिंग शुरू करके अपनी ज़िंदगी बदली और एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत की। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में एक साइट है जो बुलन पास के पास एक फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों ने पहली बार बार्ले और वीट उगाना शुरू किया और शीप और गोट को भी पालना सीखा। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ वाइल्ड एनिमल्स जैसे डियर और पिग के बोन्स मिले हैं और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे शीप और गोट के भी। यहाँ घरों के रिमेन्स भी मिले हैं जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के थे। हर घर के 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट थे, शायद स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ की ब्यूरल प्रैक्टिसेस हैं। जब लोग मरते थे ना, उन्हें रिस्पेक्ट के साथ बरी किया जाता था। एक ब्यूरियल में डेड पर्सन के साथ कोड्स भी मिली जो शायद उन्हें आफ्टर लाइफ में फूड प्रोवाइड करने के लिए रखी गई थी। वाओ दीदी, तो इस तरह से हुई थी हर चीज़ की शुरुआत। अच्छा दीदी, आपने बोला था हंटर गैदरर्स पेंटिंग भी बनाया करते थे, ऐसी किसी जगह के बारे में बताइए ना। मैं तुम्हें फ्रांस की केव पेंटिंग्स के बारे में बताती हूँ। फ्रांस की केव्स में 20,000 से 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं। ये पेंटिंग्स एनिमल्स जैसे वाइल्ड हॉर्सेस, वाइल्ड कैटल्स, बिसन, वुली डायनासोरस और रेनडियर्स की हैं। इन्हें ब्राइट कलर से बनाया गया था जो मिनरल्स जैसे आयरन, ओर, चारकोल, ओकर से मिलते थे। हो सकता है ये पेंटिंग सेरेमोनियल ओकेशन के लिए बनी हो या हंटिंग रिचुअल्स के लिए। टर्की में एक जगह है कतलहयोग, टर्की की एक फेमस न्योलिथिक साइट है। यहाँ से फ्लिंट सीरिया से, कॉरीज रेड सी से और शिल्स मेडिटेरियन सी से मिले हैं। ये सब चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रेड या एक्सचेंज करके लाए गए होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि तब कार्ट्स नहीं होते थे, तो सारा सामान या तो एनिमल्स के बैक पर या लोगों के द्वारा कैरी किया जाता था। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है दी। बिल्कुल। दोस्तों, वैसे अगर आपने बेसिक्स अच्छे से नहीं समझे तो आप आगे के चैप्टर्स समझ नहीं पाएंगे। आप सब चैप्टर 1 की इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि यही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगी और पूरे सिलेबस को इजी बनाएगी। सो डोंट मिस इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।